हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विज्ञान विद मैथ्स चैनल में। आज आप सभी की प्रियांशी मैम आपके लिए लेके आई हूँ क्विक रिवीजन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। आज की क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के जो मेन टॉपिक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो क्यों ना आज से स्टार्ट की जाए बायोलॉजी। तो देखिए, यहाँ मेंशन भी है क्विक रिवीजन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमको ये देखनी है क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम पता लगा पाएंगे क्या चीज़ अलाइव है और क्या अलाइव नहीं है। तो अलाइव रहने के लिए क्या क्राइटेरिया है, मेन क्राइटेरिया जो जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि थिंग्स अलाइव है, वो है मूवमेंट। लिखा भी है यहाँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। अब मूवमेंट भी आपकी दो तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल मूवमेंट और एक मॉलिक्यूलर मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट यानी कि जिससे हम देख पाएंगे, जो हमारी बाहर की विजिबल मूवमेंट है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मूवमेंट। सपोज अभी मैं अपना हाथ मूव कर रही हूँ, मैं अपनी आईज मूव कर रही हूँ, एनीथिंग जो भी मूव हो पा रही है वो आपकी एक्सटर्नल मूवमेंट में आ जाती है। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट उसको कहते हैं जैसे कि जो सेल्स के अंदर एक्टिविटीज चल रही है, सेल्स और टिश्यूज के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये सब आपके आ जाता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट में। तो some movements are easily visible like the movements of body parts, that is external movement, and some movements are not easily visible like molecular movements. The molecular movements in cell and tissues is necessary for our life processes. यानी कि जो भी molecular movement हो रही है हमारे cell and tissues में, वो सबके सब important है life processes के लिए, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म होता है। अगर सेल्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हम अलाइव नहीं रह पाएंगे, इसलिए molecular movement होना भी necessary है। नाउ अब हम देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस क्या है। चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेस है, तो हमको इसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस क्या है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक प्रोसेस है, यानी कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी ही होगी, विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। जो नेसेसरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए। द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है वो क्या रहती है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, आपने खाना खाया, खाना गया आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या है? न्यूट्रिशन। और जो खाना आप खा रहे हैं डेट इज न्यूट्रिएंट्स। तो यही आपने लिखा है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड को इंटेक कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन। अनदर वन इज रेस्पिरेशन। Respiration is the process by which food is burned in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? जो हमने फूड लिया वो हमारी सेल्स में जाके क्या हो गया? ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न अप हो गया, दैट इज रेस्पिरेशन। ये लिखा इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अब फूड ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न अप हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? हमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिलेगी तभी हम कुछ काम कर पाएंगे, तभी हम आगे फर्दर मूवमेंट कर पाएंगे और वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से आप सभी को समझ में आ रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग, ये नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, किसी चीज का ट्रांसपोर्ट होना एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा? फूड का, ऑक्सीजन का, गैसेस का, या कोई भी वेस्ट मटेरियल एनीथिंग है, उसका ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। Transportation is the process by which of food, oxygen, water, waste product are carried from one part of the body to the other part. Now next one is excretion. Excretion is the process by which waste product are removed from the body. अब excretion क्या है? जिसमें waste product क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी में वेरियस टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई, उस एक्टिविटीज में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड, अमाइन, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो गए? एक्सक्रीट आउट हो गए, दैट इज एक्सक्रीशन। आई होप ये लाइफ प्रोसेस का ये वाला टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। अब हमें हर एक चीज अच्छे से पढ़नी है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। वन बाय वन हम हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी। यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड को टेक करता है एंड यूटिलाइज होता है बॉडी में। क्यों? बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंड रिपेयरिंग द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। और जितने भी हमारी बॉडी में जो डैमेज पार्ट है, सेल्स एंड टिश्यूज है, उनको रिपेयर अप करने के लिए एंड एनर्जी गेन करने के लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? फॉर द एनर्जी एंड रिपेयरिंग द बॉडी टिश्यूज पार्ट, फॉर बिल्ड अप द बॉडी एंड फॉर द ग्रोथ। नाउ लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। जितनी भी जो भी लाइफ है अर्थ पे, वो सब किस पे डिपेंड है? कार्बन मॉलिक्यूल पे। इसलिए हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स।
इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, इसलिए ज्यादातर फूड सब क्या होता है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स रहते हैं। द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। जो आउटसाइड फूड मटेरियल है वो सबका सब क्या है, फूड है, वाटर एंड एयर है। फूड, वाटर, एयर को हम यूटिलाइज करेंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करेगा तभी क्या होगा, उसको एनर्जी मिलेगी। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स के रहते हैं। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। There are two main modes of nutrition. They are autotrophic and another one is heterotrophic. Autotrophic nutrition is the nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll. यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड CO2। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल, जैसे कि ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। अब यहाँ पे लिखा है सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है जो अपना खाना खुद से बनाएगा, बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है जो अपना खाना खुद से बनाएगा, क्या बैक्टीरिया अपना खाना खुद से बना सकते हैं कभी, तो इसका आंसर है यस, बिलोगिरिन एल्गी, और जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। बिलोगिरिन एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है और अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होता है प्लांट्स पे, यानी कि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, उनको हर एक चीज के लिए खाने के लिए डिपेंड होना पड़ता है अदर ऑर्गेनिज्म पे, अदर सब्सटेंसेस पे। इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल और एनिमल्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। नाउ जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके भी 3 टाइप्स हैं। दे आर सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजॉइक एंड होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तो आगे हम इसके फर्दर 3 टाइप्स अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड रहेगा फूड के लिए। is the nutrition in which organism get their food from dead and decaying organism. They break down the food material outside their body and then absorb it. अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड मटेरियल को और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, बॉडी के आउटसाइड से ब्रेक डाउन करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया एंड सम बैक्टीरिया। Now second one is parasitic nutrition. Parasitic nutrition is nutrition in which organism get their food from living organism without killing them. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से बट विदाउट किलिंग देम, उन्हें कोई बिना मारे आराम से अपना फूड ले सकता है, जैसे कुस्कुटा हो गया, टिक्स हो गई, लाइस हो गई, राउंड वॉर्म्स हो गई, सब क्या हो गए इसकी एग्जांपल। नाउ थर्ड वन इज होलोजॉइक न्यूट्रिशन. Holozoic nutrition is nutrition in which organism take food directly and then digest and absorb it. यानी कि होलोजॉइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड माउथ से लेता है, इंटेक करता है एंड डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, सारे प्रोसेसेस चलते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका हम लोग, यानी कि ह्यूमंस, पैरामीशियम, अमीबा, ह्यूमंस, बर्ड, फिशेस आर द एग्जांपल ऑफ होलोजॉइक न्यूट्रिशन। आई होप न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया होगा, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस भी आपको पता चल गई होगी कि न्यूट्रिएंट्स कितने जरूरी हैं हमारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए, कितना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक की तीनों टाइप्स भी क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अभी तो हमने नॉर्मल न्यूट्रिशन पढ़ा था, न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है, जब तक हमें न्यूट्रिशन नहीं पता होता तो प्लांट्स और एनिमल्स का नहीं पढ़ पाते। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है आप सभी को पता होगा, बहुत काफी सुना हुआ टॉपिक भी हम सभी के लिए, फोटोसिंथेसिस। हम सभी को पता है प्लांट्स क्या करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं, किसकी मदद से, CO2 एंड वाटर की मदद से, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। Now the food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch. अब जो फूड है वो कहाँ स्टोर है, किसकी फॉर्म में स्टोर है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर है, बनता किस फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था लास्ट स्लाइड में कि हम सब क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड चाहिए होते हैं, इसलिए यहाँ भी प्लांट्स अपनी एनर्जी के लिए क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, और किसकी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो पूरी होल प्रोसेस होती है, जब CO2 एंड वाटर
क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं जो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या मिल गया हमें यहाँ पे, क्या है C6H12O6, हम सभी को पता है, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज मिल गया, वाटर मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया। ये इक्वेशन आप सभी को अच्छे से पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रोसेसेस क्या है फोटोसिंथेसिस का, अभी मैंने आपको बताया भी था, जनरली ये 3 मेन स्टेप का प्रोसेस होता है, 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। देयर आर 3 मेन स्टेप्स। दे आर, फर्स्ट वन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब जो लाइट एनर्जी मिल रही है, यानी कि जो सनलाइट से लाइट एनर्जी प्लांट्स को मिल रही है, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब होगी। सेकेंड वन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में, एंड वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। अब क्या होगा, रिडक्शन होगा किसका, जो CO2 हमें मिला था यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का, बाय हाइड्रोजन, क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। ये पूरा फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है, यहाँ पे पूरा आपको बता रखा है कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए यहाँ से क्या मिला, सन से क्या मिली, लाइट एनर्जी, कहाँ पे स्टोर होगी, क्लोरोफिल के अंदर, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। बाहर से एनवायरनमेंट से क्या मिला, CO2 और वाटर, रूट से मिल गया, CO2 और वाटर ने मिलकर क्या बना दिया, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज फॉर्म हो गया और ऑक्सीजन हमारी रिलीज हो गई। और ये प्रोसेस किसमें होता है, क्लोरोफिल के अंदर। ये प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस का। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम ऑब्जर्व करें क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हम देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं उनके पास ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन क्लोरोफिल। यानी कि आपको लीफ के अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नाउ ये डायग्राम है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रखा है इसमें लीव्स का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का क्या काम होता है, अपर एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन करने का। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, आउटर वॉल की तरह प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैक्स क्यूटिकल लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। नाउ इसके बाद अपर एपिडर्मिस के नीचे आती है पैलिसेड मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल की जो सेल्स है वो क्या होती है, टाइटली क्लोज होती है और इनके पास स्मॉल नंबर में क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये प्राइमरी साइट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ इसके बाद आपका आता है स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल का क्या काम होता है, स्पॉन्जी मेसोफिल की जो सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड होती है एज कम्पेयर टू पैलिसेड मेसोफिल, और इसमें क्लोरोप्लास्ट के नंबर कम रहते हैं। यहाँ पे गैस एक्सचेंज वगैरह का काम रहता है। उसके बाद आते हैं आपके स्टोमा। स्टोमा आपके प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मिस में। उसके बाद आपका आता है गार्ड सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट। ये क्या कहाँ प्रेजेंट होती है, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और ये किससे लिंक्ड होती है, स्टोमा से। और जो आपकी लोअर एपिडर्मिस है उसके पास भी क्या रहता है, वैक्स क्यूटिकल। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर था, क्रॉस सेक्शन था लीफ का। आई होप ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है जिसमें आपको दिखा रखा है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जो होता है 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट वन इज आउटर मेम्ब्रेन और सेकंड वन इज इनर मेम्ब्रेन। तो देखिए ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और जो आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है उसे क्या बोला जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपका फ्लूइड लाइक एक्वस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब इसमें थाइलोकॉइड होते हैं। थाइलोकॉइड फ्लैटेंड स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे थाइलोकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं आपके, ग्रेनुलम, यानी कि स्टैक ऑफ थाइलोकॉइड। जब थाइलोकॉइड बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक ऊपर एक, तो ये ग्रेनम बनाते हैं। और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जो कनेक्ट होती है किसकी मदद से होती है, लैमिला। ये जो कनेक्ट है एक दूसरे से, इनको क्या बोला जाता है, लैमिला बोला जाता है। उसके बाद थाइलोकॉइड के अंदर स्पेस होता है, इंटरनल स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेम, इनसाइड ऑफ थाइलोकॉइड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्टोमा। देखते हैं स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा टीनी पोर्स है जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, लीव्स में, थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि CO2 एंड O2 को एक्सचेंज करना। ईच स्टोमा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स व्हिच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। हर एक स्टोमेटा के पास क्या होता है, गार्ड सेल्स का पेयर होता है जो स्टोमेटा की हेल्प करती है ओपनिंग में एंड क्लोजिंग में। When water enters the guard cells, it swells and pore opens। जब क्या होता है, वाटर एंटर कर जाएगा किसके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर, तो क्या होगा,
स्टोमेटा क्या हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा एंड पोर्स ओपन हो जाएंगे, यानी कि फूल जाएगा जब पानी उसके अंदर एंटर कर जाएगा। और जब गार्ड सेल्स लॉस कर देगा पानी का, पानी उसमें से खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा एंड पोर क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, यानी कि बंद हो जाएंगे। ये आपका डायग्राम है जहाँ पे आपको स्टोमेटा दिखा रखा है, ये आपका गार्ड सेल दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, जब पार्टा क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया किसमें, गार्ड सेल में, तो क्या हो गई, गार्ड सेल ओपन हो गई, पानी इसके अंदर क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। और जब क्या होता है, हॉट या ड्राई सेशन होता है, यानी कि सीजन होता है, यानी कि गर्मी का टाइम होता है, यानी कि हम कह भी सकते हैं डेजर्ट्स वगैरह में, वहाँ पे क्योंकि पानी कम होता है, तो गार्ड सेल्स क्या होती है, उनके पास पानी कम होता है, रिलैक्स हो जाती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने देख लिया कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से होता है, क्लोरोप्लास्ट हमने देख लिया, गार्ड सेल्स, स्टोमेटा के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। इसमें जो अमीबा है ये यूनिसेलुलर एनिमल है, जो कहाँ रहता है, पानी में रहता है, यूनिसेलुलर है। इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो फूड लेता है कैसे लेता है, ये अपने अराउंड क्या बना लेता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया, और फॉर्म कर लेता है फूड वैक्यूल्स। अब जब फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, फूड वैक्यूल्स के अंदर फूड डाइजेस्टेड होता है और एब्जॉर्ब होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अगेन भेजा जाता है कहाँ, सरफेस की सेल पे। यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम दिखा रखा है, ये अमीबा है, अमीबा में क्या हुआ, फूड पार्टिकल्स था, इसने स्यूडोपोडिया बना लिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया, अब फूड वैक्यूल्स फॉर्म हो गया, फूड पार्टिकल्स अंदर गया, उसके बाद क्या हुआ, ये डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन देखते हैं कैसा होता है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब न्यूट्रिशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। किससे बना हुआ होता है ये, एलिमेंट्री कैनाल से, ग्लैंड से, जो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम और ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल में। यानी कि एंजाइम क्या काम होता है, जो फूड पार्टिकल्स आए हैं उनको ब्रेक डाउन करना और स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना। जो मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या है, माउथ है, ईसोफेगस है, और आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस है। ये मेन पार्ट है आपके किसके, माउथ के। कौन कौन सा, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। जो मेन ग्लैंड्स हैं जो रोल प्ले करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, दीज आर सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। यहाँ आपको पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखा रखा है। उसके बाद हम वन बाय वन स्टेप पढ़ते हैं कि कैसे ये होता है। तो पहला क्या था, हमने पहला क्या देखा था, माउथ देखा था। अब क्या होता है, माउथ में फूड ब्रोकन डाउन हो जाता है स्मॉलर पार्टिकल में बाय द टीथ। टीथ की मदद से, जो हमारे टीथ है क्या करते हैं, हमने खाना लिया, खाना हमारे माउथ में गया, तो टीथ क्या करेंगे, उस फूड पार्टिकल को वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेंगे एंड मिक्स विद सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। अब मिक्स कर देंगे सलाइवा में, किसकी मदद से, सलाइवरी ग्लैंड की मदद से। नाउ सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा के पास कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, जो क्या करेगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। देन द फूड पासेस थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टमक। फिर कहाँ चला जाएगा, फूड ईसोफेगस में चला जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक में। नाउ इस स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में क्या होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रिक जूस, जो कंटेन करता है एंजाइम पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस। ये तीन एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। अब पेप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, एचसीएल एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और पेप्सिन के एक्शन में हेल्प करेगा। नाउ म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा स्टमक की वॉल को फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। जो भी एक्शन से स्टमक की वॉल पे जो भी नुकसान हुआ होगा उसमें म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। Then the food passes into the small intestine। और स्टमक से कहाँ चला जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर इन द अपर पार्ट ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। द फूड इज मिक्स्ड विद बाइल फ्रॉम लीवर। अब क्या होता है, फूड मिक्स्ड होता है बाइल के साथ लीवर में एंड पैंक्रियाटिक जूस में फ्रॉम द पैंक्रियाज। बाइल ब्रेक डाउन करेगा फैट को, बाइल का क्या काम होता है, फैट को ब्रेक डाउन करना, किसमें, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम्स को कंटेन करता है जस्ट लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, और लाइपेज का काम होता है फैट को ब्रेक डाउन करना।
उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं द ग्लैंड द बॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस। जो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इंटेस्टाइनल जूस। एंजाइम जो होगा इंटेस्टाइनल जूस का कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, क्योंकि अल्टीमेट हमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ग्लूकोज है, तो उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस। convert carbohydrate into glucose, fat into fatty acid, glycerol and protein into amino acid. The wall of the small intestine has several finger। जो इंटेस्टाइन की बॉल है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल है, उसमें सेवरल फिंगर है, लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम विलाई कहते हैं, जिसके पास क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ये हेल्प करती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में, किसके लिए, जिससे कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा किसकी मदद से, ब्लड की मदद से, एंड ट्रांसपोर्ट होगा ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। Then the undigested food passes into the large intestine। अब जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से कहाँ चला गया, ऑल बॉडी पार्ट्स में, और जो अनडाइजेस्टेड था वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है थ्रू द एनस। आई होप न्यूट्रिशन आपको क्लियर होगा, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। Respiration is the process by which food is worked in the cells of the body with the help of oxygen to release energy। Respiration क्या है, respiration है जो भी हमने फूड लिया था वो हमारी बॉडी के सेल्स में जाके क्या हो गया, बर्न हो गया, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न हो गया, किसके लिए, जिससे हमें एनर्जी मिली। वो एनर्जी क्या होती है, एटीपी। इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स। कहाँ होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स में होता है। अब जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे वो कौन सी होती है, एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एटीपी बनती किससे है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, टी में ट्राई, डी मीन्स डाई, यानी कि उसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया, एटीपी। एडीपी में 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं। और एटीपी किससे बन रही है आपकी, एटीपी बन रही है आपकी किससे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि पीआई। तो लिखा भी है एडीपी प्लस फॉस्फेट मिलके क्या बनाता है, एटीपी। अब एनर्जी सॉरी एटीपी स्टोर होती है सेल्स में एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। अब जब सेल्स को एनर्जी की नीड है तो एटीपी ब्रेक डाउन हो जाती है कब, वाटर के प्रेजेंस में, फॉर्म एडीपी एंड एनर्जी इज रिलीज। अब एटीपी क्या होगी, वाटर की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगी, वाटर की प्रेजेंस में, किसमें, एडीपी या एनर्जी में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का रहता है, बेसिकली 2 मेन टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ होता है, एरोबिक का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनाएरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ऑब्वियसली बात है एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसको ऑक्सीजन की नीड होगी ही होगी। इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। द एंड प्रोडक्ट क्या रहता है, CO2 वाटर और एनर्जी। ये टेक प्लेस होता है मोस्ट ऑर्गेनिज्म में। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में, इन द साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। आया समझ में, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है आपका CO2 वाटर और एनर्जी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यही रिएक्शन है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, नाउ पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 H2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सेकंड वन है आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये टेक प्लेस होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इसमें प्रोड्यूस होती है लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। द एंड प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड है, CO2 एंड एनर्जी है। अब ये कहाँ होता है, इट टेक प्लेस इन मसल सेल्स एंड एज। कभी आपने देखा है जब आप जॉगिंग करने जा रहे हैं, आप काफी टाइम से दौड़ रहे तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है, सभी ने नोटिस किया होगा। तो क्यों होता है आपके पैरों में दर्द, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, यही रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, पायरुवेट बन गया। अभी हमने ऊपर भी देखा था साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, बट इन मसल सेल्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। Now in aerobic respiration, yeast glucose is converted to pyruvate, and in the absence of oxygen, pyruvate converted into ethanol, CO2 and energy. This process is known as fermentation. Fermentation क्या है, fermentation है जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में एंड ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में, CO2 में एंड एनर्जी में। तो ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द साइटोप्लाज्म कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन yeast कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी।
आई होप टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आपको क्लियर होगा। यहाँ पूरा बता रखा है आपको ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, यही सबका ये फ्लो चार्ट है। अब है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अभी हमने रेस्पिरेशन समझा नॉर्मली कैसे होता है, अब हम ह्यूमन का रेस्पिरेशन देखते हैं। जो मेन ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के, वो क्या रहता है? नॉस्ट्रल्स, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फाइनेक्स, लाइनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंचियाई, ब्रोंचियस, लंग्स एंड डायफ्राम। नाउ क्या होता है? एयर एंटर करती है किसकी मदद से? नॉस्ट्रिल की मदद से। नॉस्ट्रिल की मदद से एयर क्या गई? एंटर हुई। जो हेयर एंड म्यूकस है वो ट्रैप कर लेगा डस्ट पार्टिकल्स को, यानी कि अगर आपके जो डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं वो कौन? म्यूकस और हेयर ट्रैप कर लेंगे, उसको अंदर जाने नहीं देंगे। इट देन पासेस थ्रू द फाइनेक्स, देन किससे पास होगी एयर? फाइनेक्स से, लाइनेक्स से, ट्रैकिया से, ब्रोंचियाई एंड देन एंटर दी लंग्स। फिर कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी। द ट्रैकिया हैज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ट्रैकिया के पास क्या है? कार्टिलेज की रिंग्स है, जस्ट लाइक दिस। अगर आपको ये शो हो रही है, देखिए ये रिंग्स है। नाउ विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एरिया इन द ट्रैकिया। इसका काम क्या होता है? जब ट्रैकिया के अंदर एयर नहीं है तो ये कोलैप्स ना हो, कोलैप्स से प्रिवेंट करती है। द ब्रोंचियाई डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब। अब जो ब्रोंचियाई है वो स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड है, जिसे बोला क्या गया है? ब्रोंचिओल्स, व्हिच एंड्स इन टिनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वेलाई। जो कहां पे एंड हो रही है? टिनी एयर सैक्स में, जिसको क्या बोला गया है? एल्वेलाई। एल्वेलाई सप्लाई करेगी ब्लड वेसल्स को, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। नाउ एल्वेलाई हेल्प करेगी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेलाई हेल्प कर रही है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजिली हो पाए। नाउ अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का पूरा मैकेनिज्म, कैसे ब्रीथिंग होती है। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम ब्रीथ करते हैं, जो मसल्स हैं डायफ्राम की वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मूव हो जाती है डाउनवर्ड, और जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाती है, और एयर कहाँ एंटर हो जाती है? लंग्स में। यानी कि जो मसल्स हैं डायफ्राम की वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मूव्स होंगी डाउनवर्ड, और जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड होगी। चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी जिससे जो भी एयर है वो लंग्स में एंटर हो जाए। ये तो तब की बात है जब हम इनहेल कर रहे हैं, और जब हम वी ब्रीथ आउट एयर, जब हम बाहर एयर को आउट कर रहे हैं तो मसल जो है डायफ्राम की वो रिलैक्स हो जाएंगी, मूव करेंगी अपवर्ड, एंड चेस्ट कैविटी की कॉन्ट्रैक्ट, एंड एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, और एयर कहाँ चले जाएगी? लंग्स से बाहर चले जाएगी। ये देखिए ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट। यहाँ पे चेस्ट क्या कर रहा है? एक्सपेंड, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे डायफ्राम देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पे डायफ्राम क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? सोचिए। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स देखना है तो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। किससे बना हुआ है ये? ब्लड से, आर्टरी से, वेन से, कैपिलरी से एंड हार्ट से। ब्लड क्या है? ब्लड का काम क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना। ये कंसिस्ट होता है आपका प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। व्हाट इज आरबीसी एंड व्हाट इज डब्ल्यूबीसी? आरबीसी क्या, डब्ल्यूबीसी क्या है? आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पुलेसेस, एंड डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेसेस या व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करेगा किसको? 4 वाटर CO2 नाइट्रोजनस वेस्ट को। आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को, और डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करना। यानी कि अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में चला गया है तो उसको किल कौन करेगी? डब्ल्यूबीसी, एंड प्रोटेक्ट करेगी बॉडी को। बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ये वर्क करती है। उसके बाद प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स किस में हेल्प करेगी? ब्लड की क्लॉटिंग में, एंड प्रिवेंट करेगी लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। यानी कि अगर कभी आपने देखा होगा आपकी चोट लग गई, काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, फिर उसके ऊपर एक खून का थक्का सा जम जाता है, उसमें वो कौन हेल्प करता है? आपकी प्लेटलेट्स। नाउ सेकंड है आपका आर्टरीज। आर्टरीज कैरी करेगी प्योर ब्लड को फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से कैरी करेगी और टू द ऑल पार्ट ऑफ दी बॉडी। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्व्स। यानी कि आर्टरीज का काम क्या है? प्योर ब्लड को कैरी करना और बॉडी के हर एक पार्ट तक उस ब्लड को पहुंचाना। ये काम है आर्टरीज का। थिक वॉल्ड होती है, इनके पास कोई भी वॉल्व्स नहीं रहते। फिर आपके वेन्स जो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज ने क्या करा था? आर्टरीज ने हार्ट से लिया ऑक्सीडेटेड ब्लड, हर पार्ट में पहुंचा दिया, यानी कि प्योर ब्लड। और इसने क्या करा? वेन्स ने जो हमारे बॉडी के पार्ट्स थे उससे इम्प्योर ब्लड लिया और वो कहाँ पे ले आया? हार्ट के पास ले आया। थिन वॉल्ड है, इसके पास वॉल्व्स होते हैं। नाउ कैपिलरीज वेरी नैरो ब्लड वेसल्स हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को और वेन्स को एक साथ। यानी कि आर्टरीज और वेन्स को जो एक साथ कनेक्ट करने का काम कर रही है वो कौन है? आपकी कैपिलरीज।
उसके बाद द एक्सचेंज ऑफ फूड वाटर एंड ऑक्सीजन CO2 एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। जितना भी एक्सचेंज हो रहा है आपका फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का, CO2 का, बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, ब्लड और सेल्स के बीच में, वो किसकी मदद से हो रहा है? कैपिलरीज की मदद से हो रहा है। अब है आपका हार्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप करेगा ब्लड को टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या है? सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड पहुंचाना। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ इट हैज 4 चैम्बर्स। इसके पास क्या रहता है? 4 चैम्बर रहता है, 1 2 3 4। अपर चैम्बर आर कॉल्ड एट्रिया। अपर चैम्बर को क्या बोला जाता है? एट्रिया। लोअर चैम्बर को क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल्स। सिंस द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, इट्स वॉल थिकर देन एट्रिया। वेंट्रिकल्स का काम क्या है? पंप करना ब्लड को कहाँ? डिफरेंट ऑर्गन से, तो उसकी वॉल क्या है? थिकर है एज कंपेयर टू एट्रिया। राइट एंड लेफ्ट चैम्बर आर सेपरेटेड बाय अ चैम्बर। जो राइट एंड लेफ्ट है चैम्बर है वो किससे सेपरेटेड है? सेप्टम से। ये प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जो आपका सेप्टम है इसका क्या काम है? मिक्सिंग ना हो जाए किसकी? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ब्लड मिक्स हो जाए, तो उनको सेपरेट करने में हेल्प करता है सेप्टम। आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स हैव वॉल्व्स बिटवीन टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। आर्टरी और वेंट्रिकल्स के पास क्या है? वॉल्व्स है, जिससे कि ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना करे। आया समझ में? ये आपका पूरा डायग्राम है जिसमें पूरा प्रोसेस दिखा रखा है जो भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था। नाउ वर्किंग ऑफ द हार्ट। हार्ट की वर्किंग देखते हैं। व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जब आपका लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? रिलैक्स करता है किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से फ्लो करेगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आपकी एक्सपेंड होगी और ब्लड क्या करेगा? यहाँ से फ्लो करेगा। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होगा किसकी मदद से? एरोटा की मदद से, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एरोटा की मदद से हर एक पार्ट में चला जाएगा। नाउ सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा किसकी मदद से? राइट एट्रियम की मदद से, थ्रू द वेना कावा। यहाँ दिखा भी रखा है वेना कावा की मदद से आएगा। अब व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड, राइट वेंट्रिकल क्या करेगी? एक्सपेंड होगी और ब्लड फ्लो करेगा। नाउ देन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ब्लड इज पंप टू द लंग्स। ब्लड कहाँ पंप करेगा? लंग्स में। किसकी मदद से? पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। लंग्स में क्या होगा? लंग्स में जाकर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है, वो क्या काम करेगा? CO2 को रिमूव करेगा। CO2 रिमूव, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन एंटर द लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और प्रोसेस अगेन रिपीट होगी। यानी कि पहले क्या हुआ? राइट एट्रियम से आया, वेना कावा के थ्रू गया कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट से क्या जा रहा है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे? हार्ट। कहाँ पे? लंग्स में। और लंग्स में जाके क्या हो रहा है? CO2 रिमूव हो रही है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसे आपका प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए ब्लड क्या हो रहा है? हार्ट में ट्वाइस, 2 बार फ्लो कर रहा है एक साइकिल में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन भी बोला जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या है आपका? कलरलेस फ्लूइड है जो इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। ये फॉर्म किससे होता है? प्लाज्मा से फॉर्म होता है एंड एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज। लिम्फ ड्रेन करता है लिम्फेटिक कैपिलरीज को, जो फॉर्म करती है लिम्फ वेसल एंड जॉइंट कहाँ होती है? लार्ज वेन्स में। लिम्फ ट्रांसपोर्ट करेगा डाइजेस्टेड फैट को और ड्रेन करेगा, रिमूव कर देगा एक्सेस फ्लूइड को। कहाँ से? इंटरसेलुलर स्पेस से बैक इनटू द ब्लड। कहाँ पे? ब्लड के पास। इसके पास लिम्फोसाइट्स होते हैं जो जर्म्स को किल करेंगे एंड प्रोटेक्ट करेंगे हमारी बॉडी को। अब है आपका हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड फिशेस। जो हार्ट है मैमल्स का एंड बर्ड्स का 4 चैम्बर होता है एंड राइट एंड लेफ्ट साइड में हार्ट सेपरेटेड होता है। सेप्टम हमारी तरह प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड की एंड प्रोवाइड करता है एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये नेसेसरी है, इनको मोर एनर्जी की नीड होती है टू मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर। अब जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का इनका 3 चैम्बर होता है और अलाउ करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये एनर्जी का यूज नहीं करते बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है एज सराउंडिंग, जैसा क्या होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। फिश में 2 चैम्बर होता है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है इनका कहाँ पे? गिल्स में। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक फूड, वाटर एंड मिनरल्स। फूड, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है किसकी मदद से? कंडक्टिंग टिश्यूज की मदद से। कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होता है इसमें? अब बताओ। कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं इसमें जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम द रूट्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट से हर एक पार्ट में पहुंचाना।
इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम बेसल्स एंड ट्रैकियाइड, जाइलम बेसल्स एंड ट्रैकियाइड से मिलकर बना होता है। वाटर एंड मिनरल्स एंटर करता है रूट में, किसकी मदद से, डिफ्यूजन की मदद से, ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की मदद से जो सक्शन फोर्स है वो हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एंड मिनरल, जिससे कि मिनरल्स ऊपर की तरफ जा पाए। नाउ फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का क्या काम है, फूड को कहाँ करना, ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से, लीव्स में बन रहा था, अभी हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था, लीफ से कहाँ पहुंचाएगा, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फ्लोएम कंसिस्ट होता है सेप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल से। फूड जो है लीफ से ट्रांसफर होगा जाइलम में कि बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी, एटीपी मॉलिक्यूल्स के थ्रू। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो एंटर करेगा फ्लोएम में, हेल्प करेगा फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हमने देखा था लाइफ प्रोसेसेस 4 सेक्शन में था, कौन कौन से थे वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझको। अब है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सक्रीशन क्या है, क्या होता है एक्सक्रीशन, जनरली हम बात करें तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जब वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा उसे तो हम एक्सक्रीशन कह रहे थे। एक्सक्रीशन प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान रिमूव होंगे बॉडी से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होगा कहाँ, सेल से सराउंडिंग डिफ्यूजन की मदद से, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होगा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, दैट इज ह्यूमंस की बात किया जाए तो एनस। नाउ ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किससे मिलकर बना है, किडनी के पेयर से, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। हर एक किडनी के पास नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स हैं जिसको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या क्या है हमारे पास, पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। हर एक किडनी के पास नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स हैं जिसको नेफ्रॉन बोला जाता है। ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगी। ये पूरा बॉमन कैप्सूल आपको दिखा रखा है, इसमें कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है। नाउ नेफ्रॉन, अब इस नेफ्रॉन के पास क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें क्या बोला गया है, बॉमन कैप्सूल बोला गया है। जिनके पास बंडल ऑफ कैपिलरीज है जिन्हें ग्लोमेरुलस बोला गया है। जो बॉमन कैप्सूल है ये लीड होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जो ज्वाइन होगा आपका कलेक्टिव डक्ट में। अब रेनल आर्टरी क्या करेगी, नाइट्रोजनस वेस्ट को लाएगी, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, किसके साथ, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट के साथ, किसमें लाएगी, नेफ्रॉन में। क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट को, वाटर को, सॉल्ट को, जो पास होगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। यानी कि सारा का सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ हो गया इकट्ठा, कलेक्टिंग डक्ट में। नाउ द वेस्ट देन पासेस थ्रू द यूरेटर्स, वेस्ट कहाँ चला जाएगा, यूरेटर्स में, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड देन सेंट आउट थ्रू द यूरेथ्रा है यूरिन। यूरेथ्रा में भेजा जाएगा किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। अब यूजफुल प्रोडक्ट लाइक अमाइनो एसिड, जो यूजफुल प्रोडक्ट है अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, ये रिएब्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि ये यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए। ये अगेन रिएब्जॉर्ब हो जाएंगे कैपिलरीज की मदद से अराउंड द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड गोज इनटू द रियल रेनल वेन। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, आई होप समझ में आ गया होगा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो भी गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है वो कब प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे एंड फोटोसिंथेसिस के टाइम पर रिमूव होता है स्टोमेटा की मदद से। जो एक्सेस वाटर है रिमूव होगा स्टोमेटा से, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपायरेशन। और जो सम वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर हो जाते हैं लीव्स में एंड रिमूव हो जाते हैं, और जब लीव्स ड्राई हो जाती है फॉल ऑफ हो जाती है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो स्टोर्ड होते हैं वैक्यूल्स में, एंड कुछ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक गम्स एंड रेजिन्स हो गया स्टोर्ड होते हैं ओल्ड जाइलम में, सेल्स में। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू द रूट्स, इसमें ये रूट से भी होता है, ट्रांसपायरेशन की मदद से भी होता है, वैक्यूल्स में भी होता है, और गम्स एंड ओल्ड जाइलम में भी स्टोर रहते हैं। यही था आपके पूरे चैप्टर में, यही आपका पूरा चैप्टर था जिसका आज मैंने आपको अच्छे से रिविजन करा दिया है। वीडियो अच्छे से देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।